everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, once again I welcome you all here and I hope आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने को। यूजुअली CBSE प्लस CUET UG की सीरीज में अभी तक आपने अपने बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है। उसी सीरीज में आज का जो हमारा सेशन है दैट इज योर इंट्रोडक्शन और यू कैन से कि बायोटेक के क्या एप्लीकेशन है, इन पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो CBSE एग्जाम हो या फिर आपका CUET का एग्जाम हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। फटाफट से आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी में आप जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको नोट डाउन करते चलना, वो आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन पर्पस के लिए भी। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन Here you go with the first question. Which of the following is the primary goal of BT cotton? BT cotton का प्राइमरी रोल क्या है? देखिए, यूजुअली जो BT कॉटन है ना, ये एक तरीके का आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आपने बाहर से कुछ तो इसके अंदर इंसर्ट किया है, राइट? अब वो किस लिए किया है, इसीलिए इसको BT यानी एक तो आप बायोटेक भी बोल सकते हो और दूसरा ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, इसलिए भी आप इसको BT कॉटन कहते हैं। तो क्या है BT कॉटन का मुख्य गोल, क्यों बनाया गया है ऐसा कॉटन? टू कंट्रोल पेस्ट इन्फेस्टेंस। अब यूजुअली होता क्या है कि जब BT कॉटन नहीं था, जब सिंपल कॉटन का प्लांट था ना, तो उसपे काफी सारे इंसेक्ट्स थे जो उस पे अटैक करते थे। ठीक है, तो पहले हम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को स्पोर्स के फॉर्म में ड्राई करके पैकेट्स में रखते थे, पानी में घोलते थे और उनको स्प्रे करते थे। फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के जो हमारी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर से एक टॉक्सिक प्रोटीन को निकाला। वो टॉक्सिक प्रोटीन हमारी क्राई प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। ये जो टॉक्सिक प्रोटीन होती है ना, ये खुद बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही इसको कोई इंसेक्ट खाता है, ठीक है, जैसे सपोज करो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो टॉक्सिन जीन था, जो क्राई प्रोटीन का जीन था, उसको प्लांट में, कॉटन के प्लांट में इंसर्ट कर दिया। आपका प्लांट क्या बन गया? BT कॉटन बन गया, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गया। अब अगर कोई इंसेक्ट आएगा और उस पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट को खाएगा, तो वो जीन भी उसके अंदर जाएगा ही। तो जैसे ही वो टॉक्सिक जीन, क्राई प्रोटीन की जीन उस इंसेक्ट के अंदर जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इंसेक्ट का जो गट होता है ना, वो एल्कलाइन pH होता है। उसका pH कैसा होता है? एल्कलाइन pH होता है। तो इस एल्कलाइन pH पे हमारा जो टॉक्सिक प्रोटीन था वो एक्टिवेट हो जाता है और यू कैन से कि वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिव होता है, वो क्या करता है, एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे इंसेक्ट की गट की एपिथेलियल सेल्स थी ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उनके सेल्स में परफोरेशन करता है, जिसकी वजह से सारा पानी सेल के अंदर भर जाता है, सेल स्वेल कर जाता है और अल्टीमेटली वो बर्स्ट कर जाता है और हमारा इंसेक्ट मर जाता है। तो था ना ये कितना आसान टेक्निक कि बस जीन को डालो, अब वो स्पेसिफिक इंसेक्ट आएगा। यूजुअली जो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए ही होता है, सभी इंसेक्ट्स के लिए ये टेक्निक नहीं काम करेगी। तो इसीलिए इसको BT कॉटन कहा जाता है, विच इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट इन्फेस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द जीन Cry1AC इज इफेक्टिव अगेंस्ट विच पेस्ट? अभी अपनी आपने देखा BT कॉटन के बारे में, मैंने वहां पे आपको क्राई जीन यानी क्राई प्रोटीन के बारे में बताया। मैंने वहां पे आपको एक चीज नहीं बताई थी कि कौन सा वो स्पेसिफिक इंसेक्ट है जिसके लिए ये बनाया गया है। तो आपको अब इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कि कौन से वो स्पेसिफिक पेस्ट हैं जिनके लिए ये Cry1AC जीन के प्रोटीन को इंसर्ट किया गया था। एफिड्स, बॉलवर्म्स, व्हाइट फ्लाइज या फिर रूट नॉट नीमेटोड्स? सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर बॉलवर्म्स। याद रखना, बॉलवर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सीधा मैच द कॉलम में भी पूछ लिया गया है। तो इनसे बचाव के लिए कॉटन के प्लांट में Cry1AC जीन की प्रोटीन को डाला गया था। ये आपके बॉलवर्म का पिक्चर है। चलो, Which of the following is not a feature of genetically modified crop? GMO का फीचर कौन सा नहीं है? इसको इन शॉर्ट में आपको एग्जाम में GMO को भी लिख करके दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको क्या बताना है कि which one is not a feature of GMO? ठीक है,
इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्या ये जीएमओ न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर देता है? रेजिस्टेंस टू पेस्ट, क्या ये पेस्ट से बचाव करता है? इनहेंस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है? या फिर टॉलरेंस टू हर्बिसाइड्स? What should be the correct answer here guys? See, आपसे क्या पूछा है? नॉट अ फीचर। डेफिनेटली अगर हमारा प्लांट या हमारा ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा, तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएगा, हमें पेस्ट से बचाएगा, ठीक है, टॉलरेंस हर्बिसाइड से टॉलरेट करना सिखाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इनहेंस्ड करने वाला काम ये नहीं करेगा, ठीक है। So next question is what is the role of RNA interference in developing पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट? बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आरएनए आई। जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको यहाँ पे बताना है कि आरएनए आई का क्या रोल है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट में। क्या आरएनए आई फोटोसिंथेसिस करा देता है, बढ़ा देता है? साइलेंस द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन इन पेस्ट, इंप्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक, प्रोमोट रूट ग्रोथ। तो देखो जो आरएनए आई है ना, यूजुअली इसका काम होता है कि साइलेंस द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। आरएनए आई पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को ही खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, साइलेंट कर देता है। कि अब मान लो कोई जीन है जो टॉक्सिक है, ठीक है, अब अगर वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, राइट, वो रहेगा ही नहीं तो वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो आरएनए आई जो है ना, ये जाकर के उसी स्पेसिफिक टारगेट जीन को ही साइलेंट कर देता है कि अब वो एक्सप्रेस ही ना करे। दिस इज द रोल ऑफ योर आरएनए आई। तो आरएनए आई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारा आरएनए मॉलिक्यूल, और ये काम कौन करता है? आरएनए मॉलिक्यूल ही करता है, ठीक है, खुद आरएनए ही करता है। इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग एमआरएनए। एमआरएनए क्या था? मैसेंजर आरएनए था, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए ही तो बाद में प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है ना, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो अगर एमआरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर तो वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, राइट। तो आरएनए आई क्या करते हैं? एमआरएनए को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? इस फिगर के थ्रू आप समझिए। देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेप आपसे कहा जा रहा है, पहला स्टेप इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आरएनए आई है ना, सबसे पहले इस प्रोसेस में हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेल के अंदर डालते हैं। ये देखो, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको सेल के अंदर डाला जाएगा। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको ट्रांसपोजोन से भी मिल जाएगा या किसी पर्टिकुलर वायरस से भी आप आर्टिफिशियली निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा एंजाइम आपका डाइसर। कौन सा एंजाइम आएगा? डाइसर। ये जो डाइसर है ना, ये सीजर का ही काम करते हैं। डाइसर क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे इंटरफेरिंग siRNA में कट कर देता है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो डाइसर प्रोटीन है, ये क्या करेगा? इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोटे छोटे siRNA में ब्रेक कर देगा। अब ये जो siRNA है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका एमआरएनए बन के आ रहा है। एमआरएनए जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, अब एक कॉम्प्लेक्स आएगा, रिस्क, RISK, रिस्क कॉम्प्लेक्स आएगा। इस रिस्क कॉम्प्लेक्स की मदद से ये जो आपका siRNA था, इस mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री साइट पे बाइंड कर जाएगा। और जैसे ये siRNA इस mRNA से बाइंड किया, देखो इस mRNA को इसने डिग्रेड कर दिया। तो अब ना रहा mRNA, ना होगी प्रोटीन की सिंथेसिस। तो बेसिकली RNAi क्या करता है? ये पर्टिकुलर जीन को साइलेंट कर देता है, ठीक है। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू कॉम्बैट विच डेफिशिएंसी। अब गोल्डन राइस के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा। आपको बताना है कि गोल्डन राइस को किस डेफिशिएंसी से, गोल्डन राइस को बनाया गया है किसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए? ऑब्वियसली विटामिन ए। क्यों? क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर कौन सी जीन इंसर्ट की जाती है? बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन नाम की जीन जो है वो इंसर्ट की जाती है गोल्डन राइस में। ये जो बीटा कैरोटीन है ना, यही प्रिकर्सर होते हैं आपके रेटिनॉल के। एंड दिस रेटिनॉल इज नथिंग बट योर विटामिन ए, विच इज
whose deficiency causes night blindness और ज़िलोफ्थेल्मिया टाइप के जो डिजीज होते हैं वो आपके विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। ठीक है, तो याद रखना गोल्डन राइस जो है बेसिकली आपके विटामिन ए की डिफिशियंसी को पूरी करते हैं। The process of introducing a foreign gene into an organism is called, किसी फॉरेन जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन क्लोनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ रही है ना, हमारा जो जीन है, हमारा जो डीएनए है, उसकी डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे बढ़ रही है, जीन एम्प्लीफाई हो रहा है। जीन क्लोनिंग हो रहा है यानी मास प्रोडक्शन हो रहा है, एक टाइप के हमारे सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जहां पे फॉरेन जीन आपका इंसर्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल में। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जहां पे हम किसी डीएनए को उनके साइज के आधार पर सेपरेट कर पाते हैं। इन ट्रांसजेनिक प्लांट द मार्कर जीन इज टिपिकली यूज्ड टू, किसी ट्रांसजेनिक प्लांट में जो मार्कर जीन होता है, राइट, वो जीन क्या बताता है, इनहेंस करता है जीन के एक्सप्रेशन को, आइडेंटिफाई कराता है सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, प्रिवेंट जीन साइलेंसिंग और स्टेबलाइज द जीनोम। देखो जीन साइलेंसिंग आपका आरएनए करा रहा था, तो यहाँ पे मार्कर जीन वाला तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, मार्कर जीन है मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा कि पर्टिकुलर प्लांट में जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था हुआ है कि नहीं, जो जीन आप डालना चाह रहे थे वो गया है कि नहीं, राइट। जैसे सपोज करिए कि आपके प्लांट का सेल है, ठीक है, अब उस प्लांट के सेल के अंदर आपने कोई पर्टिकुलर जीन डाल दी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम उसके साथ साथ एक मार्कर जीन डालते हैं। अब क्या होता है कि जब वो मार्कर जीन, अगर हमारा जीन पॉलिफरेट कर रहा है, ठीक है, वो हमारा जीन जो हमने डाला है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो मार्कर जीन के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि ओके हमारा जो सेल है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क एनरिच्ड विथ, जो पहली ट्रांसजेनिक काउ होती है रोजी, ये हमारी पहली ट्रांसजेनिक काउ है रोजी। ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ का मतलब इसके अंदर हमने बाहर से डिजायर्ड जीन डाला है सो दैट कि इसका जो मिल्क है वो न्यूट्रिशियस हो जाए, इसलिए इसको ट्रांसजेनिक काउ कह रहा है, इसका नाम दे दिया है रोजी। ठीक है, आपको बताना है कि इनके मिल्क में क्या चीज, ऐसा कौन सा जीन डाला गया जिसके थ्रू इनका मिल्क बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गया है। विटामिन डी, लैक्टोफेरिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। सो यहाँ पे ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो है ये आपके रोजी काउ के अंदर इंसर्ट किया गया था इसका जीन, सो दैट कि इसका जीन जो है वो न्यूट्रिशियस हो जाए और मदर के मिल्क को कह सकते हैं मदर के मिल्क के बराबर हो जाए। लेकिन यस, मदर के मिल्क को कॉम्पीट नहीं कर सकता है, मदर के मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशन आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bacteria is commonly used in the production of transgenic plant for pest resistance? पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, कौन सी कॉमनली यूज किया जाता है? तो यस ऑब्वियसली बैसिलस थुरिंजिनेसिस। आपने पढ़ा है कि जो हमारे बैसिलस थुरिंजिनेसिस होते हैं इन्हीं के अंदर होती है क्राई प्रोटीन, राइट। और ये जो क्राई प्रोटीन है ना, यही वो क्राई प्रोटीन है क्राई 1AC जो कि टॉक्सिक होती है किसके लिए, पर्टिकुलर पेस्ट के लिए, पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए, जिसका नाम था बॉल वर्म, राइट। तो ये बीटी जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे। The first successful human gene therapy was performed to treat which disorder? जो पहला सक्सेसफुल ह्यूमन जीन थेरेपी, ठीक है, किया गया था वो किस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किया गया था? सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी SCID या फिर हीमोफीलिया। देखो जीन थेरेपी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। जीन थेरेपी बेसिकली करती क्या है, ये हेरिडिटी डिजीज को क्योर करती है, हेरिडिटरी डिजीज, राइट। जैसे सपोज करो कोई डिजीज है
जो जेनेटिक है, मतलब चली आ रही है, आपको पेरेंट से वो हो गई है, राइट, तो उस डिजीज, दैट मीन्स कि जीन में डिफेक्ट है। तो अब जीन थेरेपी के थ्रू क्या होगा, उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा, और उसकी जगह डिजायर्ड जीन को डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जीन डिफेक्ट को दूर करते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। अब यहां पे पूछा है कि सबसे पहले कौन सा जीन थेरेपी किस बीमारी के लिए किया गया था, सो दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, SCID को क्योर करने के लिए किया गया था। बेसिकली SCID कब होता है, इट अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ADA। ADA की डिफिशियंसी से, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी अगर होती है बॉडी में, इसका अगर जीन नहीं होता है तो SCID की बीमारी होती है। तो जीन थेरेपी के थ्रू इस जीन को इंसर्ट किया गया था पेशेंट के बॉडी में, सो दैट कि अब उसको इसकी कमी ना हो। What is the main advantage of somatic gene therapy over germline gene therapy? देखो नाम आपको क्लियर हो रहा होगा, सोमेटिक और जर्मलाइन, नाम से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सोमेटिक का मतलब हम क्या, किसकी बात कर रहे हैं, सोमेटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, और जर्म लाइन में हम लोग जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं। क्या होते हैं सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स गाइस? सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जिसके अंदर आपको सेक्स सेल्स नहीं मिलेंगे, राइट, जैसे कि जो 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 हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस के थ्रू जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सोमेटिक होते हैं, जिनमें माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। जर्म सेल्स होते हैं हमारे सेक्स सेल्स, जैसे हमारे एग सेल्स हो गए, हमारे स्पर्म सेल्स हो गए, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जर्म सेल्स कहलाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोमेटिक जीन थेरेपी होती है, इसका ज्यादा एडवांटेज है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सोमेटिक जीन ओवर जर्म लाइन थेरेपी? अब देखो, मान लो अगर जर्म लाइन में जीन थेरेपी हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पे जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वहां पे क्या है कि बीमारी आगे बढ़ सकती है। बट सोमेटिक जर्मलाइन थेरेपी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ही लिए है। अगर मेरे किसी सोमेटिक सेल्स में, जैसे जर्म सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सेल्स हैं मेरे पास वो सब सोमेटिक है, अगर उसमें हम जीन इंसर्ट करते हैं तो वो सिर्फ मेरे लेवल तक रह जाएगा। लेकिन अगर हमने ओवरी में, हमने एग के सेल के अंदर न्यूक्लियस में या फिर स्पर्म के न्यूक्लियस में कोई जीन इंसर्ट कर दिया तो वो कंटिन्यू होगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, राइट तो इसलिए ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है सोमेटिक जर्मलाइन थेरेपी का। सो परमानेंट चेंजेस इन ऑल डिसेंट, एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव। एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हम लोग सोमेटिक जर्मलाइन और सोमेटिक जीन थेरेपी पर जाते हैं। द टर्म बायोफार्मिंग refers to, yes, फार्मा, बायोफार्मिंग क्या बताता है, बताइए। The term biofarming refers to genetically engineering crops for higher yield, using genetically modified organisms to produce pharmaceuticals, developing drought resistant crop, employing traditional farming method। अब देखो बायो फार्मिंग, फार्मिंग से ही समझ में आ गया कि भाई कुछ तो यहाँ मेडिसिन की बात चल रही है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात चल रही है। तो आपने सपोज कोई ऐसा जीन इंसर्ट किया है ना, आपने एक ऐसी फार्मिंग की जहां पे आपने प्लांट में कोई मेडिसिन वाली जीन डाल दी, अब उस खूब सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो मेडिसिन वाली जीन, और बाद में आपने उस प्लांट से उस मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अब ये जो प्लांट्स हैं आपके क्या हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल। दिस इज द टर्म रेफर्स टू बायो फार्मिंग। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बायोपायरेसी लॉल? बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? देखो प्राइमरी रोल क्या है बायोपायरेसी का, इनहेंस द स्प्रेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या ये बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है? एंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रिवेंट द यूज ऑफ जीएम क्रॉप्स,
प्रमोट द यूज ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। अब देखिए जो बायोपायरेसी है ना, बेसिकली ये इंश्योर करती है शेयरिंग द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि अगर आपने अपनी कंट्री में कुछ बनाया है, कोई मेडिसिन बनाई है, कुछ भी अगर आपने बायोटेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, तो वो आपके नाम पे ही पेटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, बायोपायरेसी जो है ये बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंट्रीज एंड कम्युनिटीज ओवर द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमने बनाया है वो हमारा ही रहे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया था, बायोपायरेसी। Which biosafety guideline ensure that GM organism are not harmful to the environment? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, आपको बताना है कार्टिगेना प्रोटोकॉल, WHO रेगुलेशंस, मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल्स में से कौन सा वो कह सकते हैं गाइडलाइन था जो बनाया गया था ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। सो हियर कार्टिगेना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टिगेना प्रोटोकॉल जो था ये बायोसेफ्टी बताता है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इसके अलावा बाकी के जो प्रोटोकॉल्स थे हमारे WHO, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताता है द रिडक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, तो बेसिकली ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल आपके ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है, क्योटो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल आपका ओजोन लेयर से, और WHO हेल्थ। ठीक है, कार्टिगेना जो है ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड है, जो कि बताता है कि ये हार्मफुल नहीं है। What does GEAC stand for? Again this is important, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, CUET UG में पूछा भी गया था 2024 में। आपको बताना है what does GEAC stand for? So GEAC stand for Genetic Engineering Appraisal Committee. ठीक है, Genetic Engineering Appraisal Committee. Which of the following GM crops was first approved by GEAC for commercial cultivation in India? सबसे पहले GEAC के द्वारा कौन सी बायोटेक, और आप कह सकते हैं कि कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्ट किया गया था? BT ब्रिंजल, BT कॉटन, BT राइस या फिर BT मस्टर्ड? सो यस, अगेन हियर BT कॉटन सबसे पहले बताया गया था, और यू कैन से कि BT कॉटन वाज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप approved by GEAC in 2002 for their commercial production. Which gene is used to develop transgenic plant resistance to nematodes? So again, कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है जो नीमेटोड्स के लिए रेजिस्टेंट होती है? राइट, Cry1AB, Cry2AC, HSV-AG और RNAi डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू नीमेटोड। दैट मीन्स कि ऐसा प्लांट जिस पे नीमेटोड का असर ना हो, कौन सी जीन इंसर्ट की जाएगी? सो हियर RNAi क्या करेगा? RNAi उस पर्टिकुलर जीन को ही साइलेंट कर देगा। ठीक है, सो उससे इंसेक्ट अपने आप ही मर जाएगा। What is the enzyme ADA important in gene therapy? Why it is important in gene therapy? So it prevent immune system failure, enables DNA replication, enhance nutrient absorption, synthesize essential protein. तो basically जो ADA था, adenosine deaminase, ये इन्हीं की कमी से SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज होती है। तो ऑब्वियसली ये आपके इम्यून सिस्टम को फेल होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज ट्रीटेड यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोड्यूस्ड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी? सो गाइस आपको यहां बताना है कि कौन सी वो फॉलोइंग डिजीज ट्रीट की जाती है रिकॉम्बिनेंट DNA से बनाए गए हेपेटाइटिस बी के लिए। तो ऑब्वियसली हेपेटाइटिस बी किससे होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तो वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे वैक्सीन बनाया गया था। ओके, फ्लावर सावर टोमेटो वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड
टू। देखो फ्लावर्स आर टोमेटो जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो होता है, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी इसकी, रेजिस्ट पेस्ट, डिले राइपनिंग, इनहेंस फ्लावर, इंक्रीज यील्ड। तो यस, डिले राइपनिंग। यूजुअली ये जो फ्लावर्स आर टोमेटो है ना, जो नॉर्मल टोमेटोज होते हैं आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। लेकिन ये जो बायोटेक वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, बहुत जल्दी नहीं खराब होते। इनका जो कोट होता है ना, आउटर कवरिंग होता है, वो हार्ड ही रहता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं हो जाता है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, द फ्लावर्स और टोमेटो वाज इंजीनियर्ड टू सप्रेस पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज को सप्रेस कर देता है, जो कि उसके राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। तो अब उसको सप्रेस कर दिया तो वो राइपन ही नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज यूज फॉर फ्रूट सॉफ्टनिंग, ठीक है। और इसी को सप्रेस कर दिया तो सॉफ्ट ही नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई फ्लावर्स और टोमेटो बनाया गया। एंड ओके, विद दिस वी आर एंडिंग अप टुडेज सेशन। आई होप कि आपको बायोटेक के एप्लीकेशंस समझ में आए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लियर हुए होंगे। इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स आपने एटलीस्ट कवर किए ना, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में भी मिलेंगे। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।